कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं बेनाज त्यागी। 2020 के दिल्ली दंगे की बात करें। सबसे विभत्स और क्रूर तस्वीर थी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या। और आज अदालत ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जो बातें कही वो वाकई में दिल दहलाने वाली थी। जज ने कहा कि अंकित शर्मा की बुरी तरह हत्या हुई, उसे जानवर की तरह से उनकी बॉडी को छोड़ दिया गया। यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी। अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था, भीषण निर्मम था और मौत के बाद भी उसका शव दोषी जो थे ये सारे घसीटकर चांदबाग लेकर और नाले में फेंक दिया ताकि कोई आइडेंटिफाई ना कर सके। ये सब कुछ हुआ था यंग ऑफिसर अंकित शर्मा के साथ। जिस आईबी के इनपुट पर 2020 में सवाल उठे थे, उसके बाद 2021 में सवाल उठे थे जिस आईबी के इनपुट पर, पुलिस की कार्रवाई पर, और आज जब हम 2026 में बैठे हैं, सीजेपी का जो पूरा का पूरा छात्र आंदोलन जो पूरा चला उसमें अराजक तत्व शामिल हुए, तब भी आईबी पर और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये अराजक तत्व कहां से आते हैं, ये कौन से लोग हैं, इनका कौन सा मॉड्यूल है, इनमें इतनी हिमाकत और हिम्मत कहां से आती है कि ये पुलिस पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करते, डरते नहीं हैं। और अंकित शर्मा के केस में तो हेकड़ी देखिए ताहिर हुसैन की, कि दोषी करार दिए जाने पर, उम्र कैद की सजा दिए जाने पर जब वो बाहर निकलता है तो पछतावा पश्चाताप नहीं, डर और खौफ नहीं, बल्कि ये कहता है मैच फिक्स था। अदालत पर ही सवाल उठा देता है। जरा सोचकर देखिए, 20 के बाद आया 21 के बाद आज 2026। बार बार दिल्ली को दहलाने की, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था से खेलने की कोशिश की गई, देश की राजधानी से, देश की अस्मिता से। लेकिन पुलिस पर बार बार सवाल उठाए। सवाल उठाने वाले, हमला करने की हिमाकत करने वाले, इनका पूरा इकोसिस्टम 2026 में भी उसी तरह से एक्टिवेटेड है। आज ताहिर हुसैन की हेकड़ी के पीछे की ताकत को हम डिकोड करेंगे। कौन है जो पुलिस के सिस्टम को चैलेंज करते हैं, कौन सा ये कार्ड टूल किट जो है इस पर काम करता है। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इसी गंभीर मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, अमिताभ तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, ताहिर हुसैन, आप एक्स काउंसलर, इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत कि एक पुलिस के आईबी ऑफिसर को आप मौत के घाट इतने निर्मम तरीके से उतारते हैं और आपकी रूह नहीं कांपती, कोई डर ही नहीं है आपको। आपको लगता है मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं मुझे बचा लेंगे, मेरे पास एक ऐसा कार्ड है जो मेरी मदद कर जाएगा। और तस्वीर 2026 में भी बदल नहीं रही है। देखिए, आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी का बयान 2-4 दिन पहले का है, आप चाहे चलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि जो भी है आप करिए, हम आपका केस लड़ेंगे, जो लोग अराजक पैदा कर रहे थे। तो जब आदमी का नेता ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी में ही थे ना। बाद में आप निष्कासित करते रहिए, बात की बात है, लेकिन थे तो आप थे ना। वो भी एक नाटक होता है। कल भाई आज भी अब उनके लिए वकील यदि उपलब्ध कराएंगे, क्या करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप अभी थोड़ा दूर रहिए, हम आपको बचाते रहेंगे। तो मेरा इसीलिए ये कहना है, आरोप की बात नहीं है। सही बात यह है कि ऐसे लोगों को जो अराजक तत्व है, चाहे वो डकैती करना हो, अपराध करना हो, हत्या करना हो, उनके पीछे कहते हैं कि साहब ठीक है, आपको हम बचा लेंगे। तभी तो इस तरह के कई अपराध होते हैं। और ये तो नशंस है। मतलब आपने जो लाइन पढ़ी, मैंने भी जब जज का दिन में भी देखा सुन पढ़ा, तो मतलब अब उसको ही पढ़ते हुए भी आदमी को तकलीफ होती है। देखिए, घटना को तो हम इतने दिन से जो रिपोर्ट हुआ, पहले चर्चा होती रही है, लेकिन जज यदि कह रहे हैं, इससे आप अंदाज लगाइए, जज आमतौर पर वो सब बातें उतनी नहीं कहते हैं। घसीट करके ले गए, किस निर्ममता के साथ मारा गया, जानवर की तरह से छोड़। अच्छा देखिए, आईबी का अभी तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पुलिस की फायरिंग हुई, यहाँ ऐसा हुआ, फायरिंग नहीं हुई थी तब भी झूठ बोला जा रहा है, संसद में झूठ बोला जा रहा है। देखिए, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, यदि उस हिसाब से कहेंगे तो आप यदि कहेंगे कि साहब आईबी के आदमी तो बहुत ही सादी वेश में रहता है, वो तो ये भी, उसके हाथ में बंदूक नहीं होती है, उसको निर्ममता से मारा गया है। इस बात का प्रमाण है कि यदि कहीं जंतर मंतर में जो थी, आज भी देखिए पुलिस वालों की, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, सुबह में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, परिवार के और नहीं जो पुराने पुलिस के अधिकारियों ने भी की। मेरा मानना ठीक है, वो हो सकता है पहले बोलते और हम ही लोग, पर कई बार तो हम ही कहते हैं आप बड़ा पुलिस का साथ दे रहे। मेरे ख्याल ये नहीं है।
गलत जाति होती है तो आप और हमने प्रोग्राम में कितनी बार चर्चा की है कि भाई गलत लोगों को बच्चे जो जिनको वैसे ही भ्रम में आ गए या उत्तेजना में आ गए या खुद भी जो परेशान थे वो आ गए, उनमें कई बार भीड़ में जब चलती है हमारे रिपोर्टर भी होते हैं। आप ही बताइए कि जब एक रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर, जिसको जिस बर्बरता के साथ मारा जा रहा था, क्या ये हत्या का प्रकरण नहीं बनता है? अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, क्या केस दर्ज हुआ है? लेकिन नहीं, वो केजरीवाल साहब आ जाएंगे, कहेंगे नहीं अटेम्प्ट ऑफ मर्डर थोड़ी है, ये तो जरूरी था, चूंकि आम आदमी पार्टी का ये लोग बड़ा आलोचना करते हैं मीडिया का। तो ऐसे ताहिर हुसैन वाला मामला इतना गंभीर। अच्छा, दूसरा ये तो कम्युनल है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस आधार पर, कम्युनल आधार पर, एक राजनीतिक पार्टी का पार्षद, जिसको अरविंद केजरीवाल जैसे या और नेता भी करते ही होंगे, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स में तो कांग्रेस भी वही करती है, समाजवादी भी वही करते हैं, तो राजनेताओं का हाथ से, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ पहले भी या बिहार में क्यों होता था? आप यदि इस आधार पर सपोर्ट करेंगे अपराधी को, धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर, भाई डकैत है, आपने फूलन देवी को किया था वो अलग, आप कह दिए उसके बाद हो गया, बेचारी उसके साथ जाती हुई थी, केस हो गया, जेल रह चुकी। लेकिन आप तो ये है कि खुलेआम होता है, मर्डर कर, उसके बाद हो सकता है छूट करके फिर से कहेंगे अभी तो मामला केस दर्ज है, वैसे तो अब नहीं जीत सकते। नहीं, अभी 2024 की जो एडीआर रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में सोचने के लिए पूरे सिस्टम में भी सोचना होगा कि क्या ऐसे लोगों पर बारे में जब पार्टी करती है, कई बार कहा गया है कि ऐसे जो आपराधिक तत्व है उनको कैसे किसी भी, चाहे पार्षद आता हो, पंचायत में आता हो, सांसद बनता हो, विधायक बनता हो, और उनको जो पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। आज अंकित शर्मा वाले मामले में तो मेरा तो ऐसा मानना है कि केजरीवाल का प्रेशर था ना, तो केजरीवाल पर भी केस होना चाहिए, क्योंकि उसी के प्रेशर से तो उसकी हिम्मत हुई ऐसी कि जो लोगों को ले जाकर, भीड़ को ले जाकर के मार रहा है, जाकर के वहां पर डाल रहा है। हाँ, मतलब दिल्ली देश की राजधानी में, देवेंद्र, आप देश की राजधानी के अंदर हैं और आप जानते हैं कि वो सामने वाला शख्स जो है वो पुलिस महकमे से ताल्लुक रखता है, आप उस पर भी इतनी निर्ममता से हत्या करने में आपको गुरेज नहीं होता, वो भागने में कामयाब हो जाता है, उसे पकड़कर घसीट कर लाते हैं, एक बार नहीं चाकुओं से गोदते चले जाते हैं 50 से ज्यादा बार, लाश सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब इसके लिए तो आपको सीधे सीधे एक अलग तरह की हिमाकत चाहिए ना, कि भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रूटल किलिंग जिसे कहते हैं। हाँ। एक तरह से कि न सिर्फ आप मार रहे हैं बल्कि बहुत निर्ममता के साथ मार रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि हाँ, वो ये कौन है? अधिकारी है। और जिस तरह के साक्ष्य वहाँ पे दिखे, जैसे छत पे पेट्रोल बम, पत्थर, इतनी सारी तैयारियां आपकी, तो उससे तो सीधे सीधे दिख रहा है। अदालत ने इस बात को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वो एविडेंस दिए गए थे, ठीक, कि कॉल डिटेलिंग का क्या है, इससे बातचीत हो रही थी, आपस में इन लोगों ने लगातार संपर्क रखा अपराध होने के दरमियान भी, लोकेशन इनकी कहाँ थी, वीडियो जो है उसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई गई कि वो वीडियो ठीक थे कि नहीं थे, गवाहों के बयान जो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे, तो ये सारी चीज़ें तो सीधे सीधे बता रही थी कि आप लोग किस तरह से एक मॉब बनाकर और आपने उस ऑफिसर को मारा। और अभी सब ये कि इतना सब होने के बाद भी ये कहना है कि ये मैच फिक्स था। मतलब तो कहाँ से आती है इतनी जो पावर? सिस्टम होता है, हाँ। उस सिस्टम को चैलेंज कर देना है हमको। कोर्ट चैलेंज, पुलिस चैलेंज, कोई भी व्यवस्था चैलेंज। मतलब एक उदाहरण उठाकर देखें, हालांकि इन सब चीज़ों से उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए, बट उदाहरण उठा कर देखें कि जब अभी गृहमंत्री अमित शाह जब गुजरात में थे, उनके ऊपर तब की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, या जो भी मामला रहा, उन लोगों ने उसको चैलेंज नहीं किया बल्कि पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया। मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को बुलाया गया एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए, जांच के लिए 8-8 घंटे 9-9 घंटे, उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया कि नहीं नहीं ये तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जाके वहाँ पे जो भी अपनी बात कहनी थी उन्होंने कही। ये वाला दौर अगर आप देखें ना, तो ये सीधे सीधे यह लगता है कि हमको सिस्टम को चैलेंज कर देना है। जैसे दिल्ली पुलिस वाले मामले में भी देखें कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, उन्होंने हिंसा भड़काई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो बचाव में कैसे खड़े हैं सब। और अगर गलती से खुदा ना खास्ता अगर ये लोग दीवार फांद के संसद के गेट को भी फांद जाते हैं, हालांकि बहुत दूर होता है उसके बाद भी संसद, लेकिन अगर हार्डली ना अगर फांद भी जाते, लेकिन फांद जाते तो हल्ला कट जाता कि देखिए कि क्या है। चीज की पहली बात होती है कि सुरक्षा में चूक, और अगर उधर से कार्रवाई होती, जो कि होती, तो उसके बाद होता है कि छात्रों पे कहा गया ना कि वो स्टेन गन लेकर खड़े हुए थे। पटना में भी जो प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, वो पटना के एक पार्टिकुलर एरिया से ही लोग निकल कर आए थे। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली वाला जंतर मंतर पे भी, सारे वहाँ से नहीं थे, लेकिन ताहिर हुसैन का जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है ना, वहाँ से मॉब आ रहा था, वो अभी की रिपोर्ट में है वो। हाँ। तो हर बार आप चैलेंज कर रहे हो, सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो, ऑफिसर की हत्या हो सिस्टम जाएगी। को चैलेंज करने की हिम्मत कहाँ से आती है ना, कि आपके पास एक कार्ड है,
आप एक खास कम्युनिटी से आते हैं, आपके पास कार्ड है, क्योंकि देखिए धरना प्रदर्शन जब कहीं एक विशेष इलाके में जाके हो जाता है तो उसे उठाने में कितना वक्त लगता है। शाहीन बाग का उदाहरण सबके सामने है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास पुलिस फोर्स की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, आपको फैसले का इंतजार करना पड़ता है। वो मतलब आपको इकोसिस्टम खुद के बहुत कदम- मजबूत है ना, वो इकोसिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत है कि एक तो आप सिंपैथी कार्ड प्लस एक कम्युनिटी के तौर पे आप उसको खेलना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होता कि भाई एक अपराधी की बात हो रही है, उसका धर्म कुछ भी हो सकता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ तो सीधे धर्म आता है, फिर उसको बचाने वाली पॉलिटिकल पार्टियाँ, फिर उनका इकोसिस्टम, ये सारा मिलकर उनको ये लगता है कि हाँ दबाव बना के इन सभी चीज़ों को कर देंगे। जबकि वहाँ पे जब ये मामला चल रहा था तब उस इलाके के किसी भी व्यक्ति से बातचीत की है तो एक एक चीज़ से बता रहा था। हाँ, गवाही है। 90 से ज्यादा लोगों ने मतलब बताया कि किसको आते जाते देखा, किसको वहां खड़े हुए देखा, किसने क्या किया, तो सब कुछ सामने है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस वक्त भी तमाम नेताओं ने, खासतौर से कम्युनिटी के नेताओं ने पूरा कहा था कि भाई ऐसा नहीं है, बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसमें से और सिर्फ एंगल ये दिया जा रहा था कि कोई ऐसा वीडियो नहीं जिसमें वो मारते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पर कोई कैमरा लेके खड़ा है। मतलब हाँ, जब मर्डर हो रहा हो, सारे तुम्हारे लोग, सारे ये बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे स्थापित हो रही हैं, तुम्हारा घर ईपी सेंटर बना हुआ है, उसके वीडियो प्रूफ दिख रहे हैं, सब्सटेंस जो मिले और जो वीडियो है उसमें दोनों में समान तालमेल है। वो फॉरेंसिक जांच करा ली गई, सब कुछ की वीडियो, कहीं कोई फैब्रिकेटेड तो नहीं था। सबके बावजूद वो करना तो समझा जा सकता है कि वो ताकत, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिल्ली में, वो ताकत वो तो जब मौका मिलता है इकोसिस्टम एक तो पर्टिकुलर, फिर कम्युनिटी, फिर रिलीजन, तमाम फैक्टर्स को देते हुए किसका वोट बैंक है, वो पूरा फिर उससे मदद मिलती है, पूरा काम करता है। लेकिन जरा जेंजी पर आ जाते हैं अमिताभ जी। आप जेंजी का मूड तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे देश की जेंजी की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, शिकायतें हैं, नाराजगी है, वो सामने निकल कर आया। लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि भाई वो इस टोन या इस कदर नेगेटिव है कि वो अपने आप को अराजकता के साथ जोड़ के देखना चाहें, जो हमने नेपाल में या बांग्लादेश में देखा? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बार भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जब से गवर्नमेंट ने डायलॉग शुरू किया युवाओं के साथ, तो तीसरी मीटिंग में ही सारी चीज़ें सेटल हो गई और प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गया। यानी जब युवा भी सरकार से बातचीत कर रहे हैं तो वो संविधान के दायरे में बातचीत कर रहे हैं और उनकी आस्था है संविधान पर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं। फॉर्मेशन ऑफ एग्ज़ाम के लिए जो एक बॉडी बनाई है, और जो पेपर लीक का बिल पास हुआ है वो भी संविधान के दायरे में पास हुआ है। जेंजी जो है उसके अपने इश्यूज, चैलेंजेस हैं, लेकिन वो इस भारत के संविधान में आस्था रखता है और इसी के संविधान के अंतर्गत वो अपनी डिमांड्स को मंगवाने की क्षमता भी रखता है। तो हमने देखा है कि प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद उनकी डिमांड्स मांग ली गई हैं। अराजक तत्वों के साथ जुड़ कर के वो भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, ऐसी टेंडेंसी तो हमें अभी तक कहीं नज़र आई नहीं है। देखिए भारत, और मैं एक बार आलोक जी के साथ बात भी कर रहे थे हम लोग काफ़ी पहले, कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ भारत जब भी रहा है, भारत आज़ादी से लेके आज तक डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस हमेशा ही काम करती रही हैं, हमेशा काम करती रही हैं, सरकार में कहना था। और अब जब भारत ने क्लियरली ये एक एम्बिशन बना दिया है कि 2027 में भारत एक डेवलप नेशन रहेगा, और 47 में, और एक विश्व गुरु बनने की एक जो इच्छा जाहिर करी है और एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है, तो ये सारी फोर्सेस और मजबूत हो गई हैं, और मजबूत हो गई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में जो विपक्ष में हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी माइनॉरिटी अपीजमेंट या किसी भी जाति या धर्म या समुदाय की पॉलिटिक्स जब आप कर रहे हो और जब वो नेशनल सिक्योरिटी मामले से क्लैश कर रहा हो, तो आपको वहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स बंद करके नेशन फर्स्ट की पॉलिसी अपनानी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस को कहीं ना कहीं यहाँ से समर्थन मिल रहा है और वो बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल सर, जो डीप स्टेट की हम बात करते हैं, और डीप स्टेट वक्त वक्त पर आलोक जी हमने देखा भी है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तख्ता पलटने से लेके वहाँ पर आंदोलन, क्रांति के नाम पर क्या कुछ कराया जाता है। तो अगर जैसे सर ने कहा कि उसी भी कंसर्निंग फैक्टर है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज उस आइडियोलॉजी को समर्थन करेंगी अपने बेनिफिट के लिए, तो नेशन फर्स्ट तो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएगा ना। राजीव, देखना चाहिए अब ये ज़्यादा सीरियस होता जा, चूँकि भारत पहले से ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, इकोनॉमिकली भी, सारी कंडीशन के बाद भी है। हमारे यहाँ समस्याएं, आबादी है 140 करोड़ का देश है ना, अमेरिका में समस्या है, ब्रिटेन में समस्या है, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे यहाँ समस्या है। इस दृष्टि से जो बाहर की ताकत है उनको भी देखिए, कल भी मैं किसी इकोनॉमिक उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने यही कहा कि आप देखिए कि ट्रम्प को यूँ तो वो जानते हैं कि भाई ये इंडिया से मुझे डील करना वो है,
अंदर से, लेकिन चाहते ये कि हम ताकतवर भी ना बने। वो कमजोर भी करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस भी हमसे करना चाहते हैं। ऐसी ताकतें, और वो अकेले नहीं है, चीन है, पाकिस्तान है, ऐसी ताकतें रहती हैं। और मैं दूसरी बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देखिए, आज पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तुरंत मुझे याद आया, क्योंकि मैं 71 से इस प्रोफेशन में हूँ। 73 में एजेंसी में था, दिल्ली में ही था। 1973 में PAC जो प्रोविंशियल वहाँ पर वाले जो लोग थे उत्तर प्रदेश में, उनको इतनी ज़्यादा तक उनको परेशान रहे वो लोग कि भाई अब रिवोल्ट जैसी स्थिति जिसको कह सकते हैं कि अब नहीं करते हम कुछ। और उस आंदोलन में मिलिट्री को बुला करके गोली चलाई गई, 40 पुलिस वाले मारे गए थे। क्या ये चाहते हैं राहुल गांधी? ये चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? कल यही कह दें किसी भी पुलिस को, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कल कर्नाटक में पुलिस वाले कह दें हम तो नहीं करते चूंकि आप तो हमको हमारे ऊपर जिम्मेदारी कर दोगे। उनकी सरकार है चाहे। यदि पुलिस वाले एक दिन के लिए काम करना बंद कर दें, कहें कि ठीक है नहीं करेंगे, आप सोचिए, सारे इनकी सुरक्षा के कर्मचारी तो वही होते हैं, नेताओं के भी। इस दृष्टि से चूंकि वही अराजकता चाहते हैं। देखिए, बार बार जो कहा गया भीड़, देखिए राहुल गांधी जो गर्मी सबसे तकलीफ इसी बात की है, उनको अपना ये भी बैकग्राउंड नहीं मालूम। इंदिरा गांधी, उनको प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, आर्मी भेजी गई। इंडिया में पहली बार ऐसा है जब पुलिस वालों को मारने के लिए आर्मी का इस्तेमाल 73 में मई में किया गया। मैं तो महीना बता रहा हूँ आपको, कोई गूगल निकाल करके देख लीजिए जिसको नहीं मालूम हो तो मेरा ये कहना है कि हमने ऐसी कई उस समय, आप देखिए उसके बाद ही तो ऐसी स्थिति आई, चाहे वो चूंकि बाहर के फोर्सेज में आज भी मानता हूँ, ठीक है वो आंदोलन था, छात्र आंदोलन था और सब समस्याएं थी, लेकिन बाहर लगता था ना 71 बार के बाद हुआ तो उनको भी सूट करता था। जब हमारे यहाँ जो समस्या थी उसको डील नहीं किया गया, कोर्ट का जजमेंट आया, उस समय भी इस्तीफा हो जाता इंदिरा जी का, शायद हो सकता बाद में, फिर वो तुरंत आ सकती, बाद में आई भी। तो ये लोग जो राजनीति में हैं, जो अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहिए। कल आप यहाँ कर रहे हैं, कल आप किसी राज्य में हैं। आप सोचिए ना, हिमाचल जो सेंसिटिव स्टेट है, कर्नाटक भी अपने आप में है, पंजाब है, हाँ, यदि वहाँ पुलिस वाले जिस तरह से, देखिए पहले भी हम लोगों ने पंजाब में आतंकवाद झेला है, खास करके कश्मीर, विद ड्यू रेस्पेक्ट। मैंने जब ये 370 खत्म होने से पहले मैं गया था, वहाँ के बड़े लोगों से जो बाद में बहुत सीनियर अधिकारी थे, जो छत्तीसगढ़ में भी सलाहकार रहे ना, DGP वगैरह जो रहे थे, ऐसे लोगों से उन्होंने यही कहा कि पुलिस में इतना ज़्यादा गड़बड़ था। प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद उसको थोड़ा ठीक किया गया कि पुलिस यदि मदद करने लगे आतंकवादियों को, उन्हें आतंकवादी ऐसे गुटों को, तो हमारे यदि पुलिस यदि आपके साथ आप नहीं करें, आप कहते हैं फायरिंग किया, आपने ये किया, कल से जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों 100 लोग घायल हुए, उनमें से 50,000 सोच ले कि ठीक है साहब, राहुल गांधी तो हम ही पर लगा रहे हैं ना, हमें तो जेल ही भिजवा दे, वो तो अभी तो उनका बस नहीं चल रहा, पर तो कहे कि साहब इन्होंने चलाई, इनको किसने चलाया, उसको लगा दीजिए, सजा दीजिए। तो ऐसी स्थितियाँ पैदा करना ये समाज के लिए नहीं, देश के, उनके खुद के लिए। कल आप कहीं सत्ता में हैं या आप सत्ता में केंद्र में भी आ जाएंगे इस तरह से करके। अखिलेश जी पर मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अखिलेश यादव वो तो बच्चे रहे होंगे 73 में, मैंने कम उम्र के रहे होंगे, लेकिन तब तो मुलायम सिंह थे, गवाह है कि PAC का वहाँ के कमलापति त्रिपाठी जो सबसे बड़े प्रमुख नेता थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा यहाँ पर। उसके बाद हेमंत बहुगुणा आए चुनाव साल भर बाद। मेरा ये कहना है कि इस तरह की बातों को कांग्रेस, समाजवादी जो बड़ी जिम्मेदार पार्टियां हैं, आप क्या चीन में कोई कर सकता है ऐसा प्रदर्शन? बार बार चीन का नाम खुद राहुल गांधी लेते रहते हैं। अमेरिका में कोई कर सकता है व्हाइट हाउस के आसपास? वहीं पर शूट कर दिया जाएंगे उनको। जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर के राहुल गांधी ने धरना दिया है, किसी देश में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी या व्हाइट हाउस के बाहर आप किसे चेक कर लीजिए, मैं तो जाता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वहाँ आप प्रदर्शन UN के बाहर आप कर रहे हैं, इतनी दूरी तक आप बैठ सकते हैं, 10 आदमी 20 आदमी, वहाँ तो ऐसी स्थितियाँ होती नहीं है। एक इंसिडेंट को छोड़ दीजिए जब ट्रम्प के लोग घुस गए थे, हाँ, तो उसमें भी वो एक अलग था, किरकिरी हुई थी पूरी दुनिया में, वो एक अलग बदे, वो आप ये तो हिंदुस्तान के लिए कतई नहीं चाहेंगे। ये आप कल वहाँ संसद में घुस जाए, जो अभी कह रहे हैं देवेंद्र जी, कल वो संसद में घुस जाते, पहले घुस गए थे 2-4 लड़के जो अंदर घुस के जब करने लगे थे कोशिश, तो यहाँ पर एक भी घुस जाता तो आप फिर सरकार कहते साहब इस्तीफा दीजिए आप। और कल सबसे शर्मनाक ये है, कल पता नहीं आपने चर्चा की होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे जिम्मेदार नेता ये कहे कि घसीट करके ले जाएंगे होम मिनिस्टर को। हाँ। मैं देखिए, इंडिविजुअल अमित शाह नहीं, देश के होम मिनिस्टर को आप घसीट करके ले जाएंगे, बाद में फिर उन्होंने कहा नहीं जनशक्ति मैंने आप और पब्लिक को प्रोवोक कर रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं कि हम वो खींच करके ले आएंगे, अब वो तो इतने बुजुर्ग हैं कि उनको मैंने अमित शाह जी थोड़ा सा टल्ला भी लगा देंगे तो शायद हो सकता है खड़गे से आपको बचना मुश्किल होगा। मैं वैसे भी मानता हूँ कोई भी पार्टी के 2 लोग करें, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कोई शारीरिक प्रदर्शन थोड़ी है। या आज जो पप्पू यादव ड्रामा कर रहे हैं, यही पप्पू यादव कांग्रेस के खिलाफ क्या क्या नहीं सड़कों पे किया। आई वाज देयर इन पटना, मैं था, इसलिए कह रहा हूँ। आज कांग्रेस उनके साथ मिलकर ड्रामा करा रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक स्थिति में हमारे हैं जो बाहर की ताकतों को मदद कर रहे हैं। यही बात राहुल तो अपने पुराने उसमें भी ये छात्रों को निकलना होगा,
जेनजी को सड़कों पर आना होगा। नेपाल, बांग्लादेश, वो अपने सोशल मीडिया के बयानों में, प्लेटफॉर्मों में पहले भी, आज नहीं, पहले भी लगातार इस चीज को हवा देते रहे हैं, लगातार ये बात बोलते रहे हैं। और अभी सौरभ भारद्वाज का ट्वीट था कि भाई अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उन्हें घर बुलाइए, मैं हूं, हम हैं आपके साथ, मतलब, और फिर उसका केजरीवाल का उसको एंडोर्स करना। तो आप किस दिशा में ले जा रहे हैं, मतलब, और शायद आप ही की इस तरह के बयान और हरकतें होती हैं कि ताहिर जैसे लोग जो हैं वो इतने उनमें हिम्मत आ जाती है कि वो किसी ऑफिसर का इतना ब्रूटल किलिंग से भी गुरेज नहीं करते। बिल्कुल, और मॉब कल्चर आप किसी भी तरह से किसी भी दिशा में अगर बढ़ाएं तो वो खराब ही होगा। राहुल गांधी को जो बयान था कि देश का युवक प्रधानमंत्री मोदी को डंडा मारेगा, तो प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह को खींचकर बाहर निकालेंगे, पुलिस पे आपको भरोसा नहीं, कोर्ट पे आप सवालिया निशान खड़ा करते हैं, मतलब हर इंस्टीट्यूशन पे आपको सवाल खड़े करने हैं। केरला में भी इसी प्रोटेस्ट में, नीट को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, केरला में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई हुई, वाटर कैनन चले, इतनी सारी चीज़ें हुई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। दूसरी चीज़ की, राहुल गांधी को एक बार कोटा के एक व्यक्ति ने धमकी दे दी थी, उसको गिरफ्तार किया गया था, जान से मारने की धमकी दी थी। तो फेसबुक पे सोनिया गांधी के बारे में किसी ने लिख दिया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो जो गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ जंतर मंतर पे उन लोगों ने दी, क्या अगर अपोजिशन के नेताओं के बारे में वो सारी चीज़ें कही जाती तो उनको एक्सेप्टेबल होता? तो वहाँ तो ये देखना होगा ना कि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अलग शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे, एक दूसरा हिस्सा जिसने कानून को अपने हाथ में लिया। अगर अब जिम्मेदारी और जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान पे लागू है तो बाकियों पे क्यों नहीं? उन पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। क्वेश्चन वो नहीं सेट कर रहे थे, क्वेश्चन लीक उन्होंने नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी थी, आपको उनका इस्तीफा चाहिए था, हुआ। यहाँ जिसने कानून सीधे सीधे अपने हाथ में लिया, कानून तोड़ा, उसके ऊपर कार्रवाई करने में क्यों आप बचाना चाह रहे हो भाई? और उसमें कोर्ट पे भी आप सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। फिर उनके सीजेपी वालों के ऐसे बयान भी मैंने देखा कि जब उनसे पूछा जा रहा है कि इतने 2800 से ज़्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग थे, तो ये बाहर कैसे घूम रहे हैं? हाँ। भाई तुमको ये नहीं पता क्या कि बेल भी कोई चीज़ होती है, कानूनी प्रक्रिया चल रही होती है, तो बाहर घूम रहे हैं इसका मतलब लागे तुम कुछ भी करवा लोगे। और जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं, तो उनके ऊपर कार्रवाई में फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपको तो और ठीक होना चाहिए कि भाई हमारे प्रोटेस्ट को ये लोग खराब कर रहे थे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपको क्यों बेचैनी वहाँ पे शुरू हो जा रही है? आज जो पुलिस के बच्चों ने जैसी ऐसी बातें कही, आप सोचिए ना कि उसी जेनजी पुलिस वाले के घर में भी तो जेनजी है ना, कि उसके पिता जा रहे हैं ड्यूटी पे, 4-4 दिन वो नहीं आते, उनके लिए कोई स्वीटी या जोमेटो नहीं है जो उनको फूड पहुंचा रहा है, ना उनके ऊपर टेंट और तिरपाल लगा हुआ है। अचानक उसको पता चलता है कि पापा ड्यूटी करते करते हॉस्पिटल पहुंच गए, क्या बीत रही होगी उन बच्चों पर? और आप जेनजी को भी तो दो हिस्सों में बांट रहे हैं ना इस तरह से, मतलब एक जेनजी जो है हमारे सर्विसेज के लोगों के, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, वो जाहिर सी बात है आपको बहुत गुड लाइट में नहीं देखेंगे। और वो भी तब जब ये देख रहे हैं कि भाई जिसने मारा हमारे फादर को, उसके ऊपर कार्रवाई की बात तो हो, कार्रवाई तो हो। आप वो भी नहीं कह रहे हो कि ना नहीं हो, फिर अगले बार कोई किसी का मर्डर कर देगा, आपका कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम उसको बचाने आ जाएंगे। तो ये तो विचित्र, और इसी तरह की चीज़ें इस तरह के मॉब कल्चर का हौसला और बढ़ाती हैं कि चलो कुछ भी करो, हमारा इकोसिस्टम है, हमारे लोग हैं, हमको बचा लेंगे। जैसे झारखंड में इतना बड़ा प्रोटेस्ट अभी चल रहा है ना, कल भी आपने देखा वीडियो, क्वेश्चन पेपर लिख, वहाँ इशू नहीं हो रहा है क्या? सीजेपी के लोग वहाँ पे चले जाते प्रोटेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पर सरकार के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये ज़रूर है कि जो छात्र हैं जेन्युइनली, उनके अंदर का जो असंतोष है उसको आपको ठीक तरीके से एड्रेस करना ही होगा। क्योंकि अभी ये जो जेनजी है ना, 2047 के जो विकसित भारत की आप बात करते हैं, देश चलाना इन्हीं के कंधों पे रहेगा उस समय, यही लोग हर जगह पे बैठे रहेंगे। तो उनकी जो जेन्युइन चिंताएं हैं वो किसी भी सिस्टम को एड्रेस करना ही चाहिए, लेकिन उनकी आड़ में उनके शराफत का या उतने सारी चीज़ों को जान नहीं रहे हैं, उनका सहारा लेके कोई पॉलिटिकल फोर्स उसमें इस तरह के मॉब कल्चर को बढ़ावा दे, माहौल ख़राब करे इसलिए कि उसको सत्ता में आना है, उसके पीछे लोग, वो ज़रूर चेक करना होगा। सरकार अभी उसी प्राथमिकता में नजर आ रही है, और इसीलिए सरकार जिसे कहते हैं बहुत स्लो मो में रिएक्ट कर रही है, मतलब कुछ इमीडिएट रिएक्शन नहीं, कुछ इमीडिएट फैसले नहीं। मतलब एक क्लैरिटी एकदम से नजर आ रही है कि स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं रहा। लेकिन जिन्होंने कानून हाथ में लिया वो सब कुछ। अब जैसी ऐसी गालियां, आप सोचिए ना कि कांग्रेस पार्टी तो किसी महिला नेता के बारे में, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई डिफेमेशन फाइल करो, क्रिमिनल केस मत करो। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर फाइल करे ना, वो तो मतलब वो अलग ही जोन में चल रहे हैं अभी। मतलब वही सारी चीजें अगर अपोजिशन के नेताओं के बारे में कही जाए तो पसंद आएगा ना? फिर वो आप किस तरह कल्चर बढ़ा दे रहे हो भाई? अच्छा, उस पर आके वो डिफेंड भी कर रहा है कि गाली वाली तो चलती है, गाली तो ये होता है। मतलब देश का कानून भी तो एक बार पढ़ लो ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। घर में आप बहुत कुछ करते हैं, मंच लगा के सब कुछ करेंगे कि आप सार्वजनिक प्रदर्शन पे किसी चीज़ को, तो वो समझ
उन बच्चों में ऐसे भरना कि कुछ गलत हो रहा है, ये सब मॉब कल्चर को बढ़ाने के मकसद से ही किया जा रहा है। इसमें एक लाइन जोड़ दे कि देखिए राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज और बाहर जाते हैं, ये सही है कि अमेरिका में आप देखिए इंग्लिश में जो आपके हमारे बच्चे भी है, कई बार उस तरह की इंग्लिश की गाली का इस्तेमाल वहाँ होता है। अमेरिका और भारत में अंतर है, ये राहुल और अपोजिशन को, रूलिंग पार्टी को समझना होगा। वहाँ की जो पूरी क्लास है सोसाइटी की, वो एक डिफरेंट है, यदि वो उस गाली को उस तरह इस्तेमाल करती है। हमारे यहाँ पे कहते हैं गाँव में तो गाली देते, पब्लिकली देना और ये भी प्रलोभन दे करके कि तुम्हारी रील बनेगी 10 लाख तुम्हें हाँ। ये देखिए इसके पीछे ये भी एक षड्यंत्र है। राहुल गांधी एंड कंपनी, मतलब या जो भी दूसरी पार्टियां जो इस पीछे प्रोवोक करती हैं, वो बच्चों में मान लीजिए मैसेज पहचाती रहे कि तुम्हारा देखो रील बनेगा। तो जो इनोसेंट बच्चे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, इवन दे डोंट नो कि कौन। मैं आपको बताऊं, इनसे कहिए कोई सर्वे करे, कई बच्चों को, मैं जैसे पढ़े लिखे बच्चों को जानता हूँ जिनको मालूम है कोई शिक्षा मंत्री कौन है। मैं अभी धर्मेंद्र प्रधान का नहीं कह रहा हूँ, अपने राज्य का पूछिएगा तो वो कैसे, खास करके उत्तर भारत में आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे, इस पर स्टडी करके देख लीजिए। उनको इससे, हाँ, उनको ये मतलब है कि स्कूल हमारा पानी टपक रहा है, हमें टीचर नहीं आ रहा है। कल आजकल जेन अल्फा का भी प्रदर्शन चालू हो गया है। नहीं, वही भी कर नहीं, वो एक जेन्युइन है ना कि भाई वो तो हर बच्चे, जैसे मान लीजिए हम होंगे तो ये कहेंगे ना पानी नहीं पीने को मिल रहा है यहाँ पर, वो करें उतना तो। हाँ, लेकिन जिस तरह की चीज कही गई वो अमेरिका क्या दुनिया के किसी कल्चर में ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे, सोचो तो दूसरे देश की प्रधानमंत्री, इटली के प्राइम मिनिस्टर को तुम उसमें लेके, तुम्हारी इतनी बुद्धि है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ठीक नहीं चल रहा है, और तुमको ये बुद्धि नहीं है कि ये बात नहीं कहनी चाहिए कि एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी अश्लील बात आप कर रहे हो, और उसके बाद जब कार्रवाई हाँ, लेकिन बाय एंड लार्ज आप ये देखिए कि ठीक है, जिसे कहते हैं 5 उंगली बराबर नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि जेनजी पूरी की पूरी इस तरह से है। तो उसमें से कुछ इस तरह के एलिमेंट भी निकलेंगे जो वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। अब भाई वायरल होने के लोग तो अपनी जान गंवा दे रहे हैं, रील्स के चक्कर में कितने लोगों की जान जाती है, तो गाली तो इनको बहुत छोटी कीमत लगती होगी, तो ये है ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको सही भी साबित कर रहे हैं अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। अमिताभ, जब बात यह है जेनजी के मिजाज की, ये बहुत ही राइटियस होते हैं आमतौर पे, चाहे वो जेनजी अपने वक्त में जब होते हैं, अपने जो युवा होते हैं वो राइटियस अप्रोच एक पूरी रखते हैं। तो जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप अपनी राइटियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको दिखता नहीं है कि दूसरी तरफ आप गाली गलौच और ये सब जो दूसरे काम कर रहे हैं, या फिर राइटियस अप्रोच आप पुलिस के लिए भी रखिए ना। जब पुलिस को दौड़ा दौड़ा के लोग मार रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, और जब इस तरह की कार्रवाई की बात आती है, उनके बच्चे जब सवाल पूछते हैं, तब आपकी राइटियस अप्रोच कहाँ चली जाती है? नहीं, क्या है कि ये जो भी प्रोटेस्ट हुए उसमें स्पॉन्टेनियसली लोग जुड़े, कुछ जेन्युइन प्रोटेस्टर जुड़े, कुछ अराजक तत्व जुड़े, कुछ बैंड वैगन इम्पैक्ट, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट विंग्स हैं उनके लीडर्स वहाँ में जुड़ गए। अब बात यह है कि इसमें कोई लीडर तो है नहीं, लीडर एज इन हम देख रहे थे कि भाई उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहे थे, कोई एस्टैब्लिश लीडर तो था नहीं इस पॉलिटिकल मूवमेंट का। 2-3 लोग हैं सीजेपी के लीडर्स, बट आई मीन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है क्या नहीं पता नहीं। ये बात आपकी ज़रूर सही है कि भाई उनको भी डिफ्रेंशिएट ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है सक्सेसफुल और युवाओं को लग रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, मंच है जो हमारी बातों को रख सकता है या हमारी बातों को सरकार के पास पहुंचा सकता है, तो उन्हें भी ये राइटियस अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो विपक्ष है खास करके, उनको ये बात पच नहीं रही है कि स्टूडेंट बॉडीज़ ने बिना विपक्ष के लीडर से सलाह करे गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया। नहीं, वो जीत हो गई उनकी, सही माने स्टूडेंट की जीत है, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। और उनको मिल गया क्रेडिट, करेक्ट। हाँ, बताओ, विपक्ष का आपको करना था ये काम, आपको करवाना था सदन के भीतर से लेकर सड़क तक। उनको ये अपेक्षा थी कि क्योंकि हम लोग एज इन विपक्ष के लीडर जा रहे थे, मिल रहे थे स्टूडेंट से, और क्योंकि शायद ये वल्नरेबल हैं, इनको कोई डायरेक्शन नहीं है या इनमें कोई लीडर नहीं है, तो इनके बिहाफ पे प्रेशर ये बनाएंगे और उनके बिहाफ पे विपक्ष डील करेगा सरकार के साथ। वो हुआ नहीं। देखिए, अब तो लोग लीगल एड देने के बहाने नाना क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराने को तैयार है इस जेनजी को, क्योंकि उनको वो दिख रहा है कि दे हैव बीन लेफ्ट आउट, दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट। अगर पैलेट्स की भी जो सवाल है या अकाउंटेबिलिटी का जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, युवाओं ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने AK-47 तो चलो यहाँ हुआ ही नहीं था, पैलेट फायरिंग चर्चा में भी नहीं रखी है, ना कोई डिमांड रखी थी सरकार से। तो अगर उनके ऊपर ही अगर एलिजेड पैलेट फायरिंग थी या पुलिस की एट्रोसिटीज थी, तो उन्होंने तो ये मुद्दा रखा ही नहीं था सरकार के सामने। मतलब उनकी डिमांड तो थी ही नहीं है, और अफेक्टेड पार्टी तो वो थे, विपक्ष नहीं। विपक्ष का कोई भी लीडर या उनका कोई वर्कर तो इम्पैक्टेड था नहीं। तो क्योंकि विपक्ष लेफ्ट आउट फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि भाई क्रेडिट किसी और ने ले लिया, और पॉलिटिकल माइलेज जो हम इसका एस्टैब्लिश करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं फिर से स्लिप आउट हो गया।
कि अगर विपक्ष 20-25 हज़ार लोगों को आज से पिछले 12 साल में जितने भी लोग थे इकट्ठा कर पाया क्या आज तक किसी भी मुद्दे पर दिल्ली में? और एक हैंडल ने, क्योंकि पार्टी तो है नहीं है, एक इंस्टाग्राम हैंडल ने स्पॉन्टेनियसली उतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द ऑपोजिशन भी है, जिससे वो बेचैन है और कहीं ना कोई विक्ट्री खींचना चाह रहे हैं, इधर पैलेट गन इशू पे या किसी और इशू पे उनको एक विक्ट्री मिल जाए, ताकि वो फेस सेवर हो जाए कि हम इतने सालों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हम इसके एक्चुअली क्रिएटर जनरेटर हैं इस मुद्दे का। देखिए, संसद में यदि, चूंकि बहुत समय कम है, संसद में 8-8, 10-10 घंटे की बहस हुई, रात को 11 बजे तक चलता रहा, 10 बजे तक। आप ये बताइए, उसमें ये सुझाव राहुल गांधी पार्टी या मैं तो गिरा हूँ इवन रूलिंग पार्टी की तरफ से भी ये आता कि साहब पास करते हैं हम लोग 2% बजट बढ़ाया जाए, दूसरे मद में कम करिए, आज यदि 6% है तो 8% करिए ताकि इसको जहाँ पर कमियाँ हैं। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे कहते 1 लाख स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है। आपके राज्य में 15,000 तो कर्नाटक में खाली पड़ी है शिक्षक की भर्ती, तो वो कोई केंद्र सरकार अमित शाह करते हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर करते हैं? मेरा यही कहना है कि इतना सा भी कंस्ट्रक्टिव करते तो जिंदाबाद पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता था, आज भी हो सकता है। आपने कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हाँ, करी। नहीं आप भाई आप कहीं ना बजट, मैं तो कह रहा हूँ असली समस्या है, बिल्डिंग नहीं है, कहीं को दूसरी कमियां हैं, टीचर नहीं है, स्कूल में किताब कमी है। आप यदि कहिए कि 2% बढ़ाइए, मैं तो कहता हूँ 5% बढ़ाइए। आप कई ऐसे फिजूल खर्चे हैं, कहें कि साहब हमारी तनख्वाह आधी कर दीजिए, हम बच्चों के लिए हम बड़ा त्याग करेंगे, देखिए राहुल गांधी जिंदाबाद हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन करेंगे वो, कतई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो अपना दूसरे धंधों से उनको चाहिए। फॉरेन फंडिंग अभी तो परसों फिर अभी देख रहे और दंगा होगा, मेरा ख्याल है कि वो फॉरेन फंडिंग आ रहा है एफसी जो है उसमें। अब लेकिन वो ठीक है, डायरेक्ट उनको नहीं आता, या जिन लोगों को भी आता है एनजीओ को, उन्हीं को असली तकलीफ तो वो भी थी इस भीड़ में। वो लोग भी जो इस तरह के नाम पर, माइनॉरिटीज़ के नाम पर, इंक्लूडिंग मीडिया के नाम पर, सॉरी टू से हम लोग यहीं बैठे हैं, देवेंद्र जी नाराज हो सकते हैं लेकिन हम लोग तो नहीं कमाते, लेकिन कई लोग देखिए हमें, देखिए यहाँ पर हमें बोलने नहीं दिया गया था, हमें देवेंद्र जी ने नहीं बात करने दिया था, इस नाम पे $5-5 हज़ार ले रहे हैं लोग। मैं बाकायदा उनको कहा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वही तो डीप स्टेट होता है, वही उसी तरह से तो पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकल, इसीलिए अच्छा उसी का प्रचार होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में क्यों छप रहा है, लंदन में क्यों छप रहा है, वो हमारे लोग लिख रहे हैं ताकि उसको पैसा भी मिले उनको, और उसको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो कॉल्ड एनजीओ को जो देते हैं या मीडिया के नाम पर देते हैं, कहते हैं भाई हमने तो इनको 5,000 दिया, चूंकि बड़ा अत्याचार हो रहा था, देवेंद्र जी कर रहे थे, देवेंद्र जी मतलब सरकार कर रही थी। देवेंद्र जी बताइए कि जैसे 2020 दिल्ली का दंगा, उसके बाद 21 में हमने देखा था लाल किले के ऊपर किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ, फिर उसके बाद 26 में अब हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट देख रहे हैं, और एक और किसान आंदोलन की पूरी तैयारी जो चल रही है। भोपाल से भी कुछ तस्वीरें आई थी, हालांकि वहाँ मांगे जायज थी, लेकिन जो तस्वीरें जो आती हैं एक भीड़ तंत्र की, विपक्ष आग से खेल रहा है, क्योंकि आज आप विपक्ष में हैं, कई स्टेट में आप सत्ता पक्ष में भी हैं। भीड़ तंत्र देश के लिए बिल्कुल भी सही तो नहीं है। हालांकि इसमें भोपाल वाले केस को देखें तो तो किसानों की जेन्युइन मांग थी, और उसमें वो अपोजिशन का मसला नहीं था, वो केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार का मसला वो ज्यादा नजर आ रहा था। लेकिन 2020 में जैसे सीओ के लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ विनाश, वो आप देखिए क्या था, आज आप समझ में आ रहा है ना कि क्या था। उस समय लोगों को कितना एजिटेटेड कर दिया गया था, पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली जैसी जगह पे पढ़े लिखे लोग उस कम्युनिटी के, वो इतना परेशान थे कि उनको लग रहा था रास्ता पूरा ब्लॉक था, कोर्ट से मतलब आपको तो कौन सी ऐसी चीज़ हो जाए, लेकिन उसको भड़का के उस तरह की चीज़ को आपके सेंटिमेंट के साथ खेला जा रहा है, वायलेंस करवा दिया जा रहा है। उसके बाद किसानों वाले मामले पे भी देखें तो ऐसे दिखाया जा रहा था कि सारे देश के किसान एकदम से उस काम कर रहे हैं। उस दबाव के सामने सरकार फिर झुकी, उन कानूनों को वापस लिया। ये इस वाले केस में भी आप देखें तो एकदम से, अगर हर राज्य में ये होता, जैसे एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 सेक्टर ऐसा है ही कि इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं, उस तरह का सपना देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय होना ही नहीं चाहिए। पेपर लीक पे 0 टॉलरेंस एकदम रहना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो। लेकिन जब आप सेलेक्टेड अप्रोच के साथ और कानून में हाथ लेके जब वो उन चीज़ों को करना शुरू करते हैं आप, जैसे इस प्रोटेस्ट की एक बड़ी उपलब्धि क्या है कि सरकार भी जगी और तुरंत आप देख रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी और ये सारी चीज़ें बनाई, ये कानून भी और कठोर किया गया। तो इस आंदोलन की तो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप कहें तो ये नहीं है कि देवेंद्र प्रधान के इस्तीफा हुआ, सबसे बड़ी उपलब्धि ये 2 चीज़ें हैं कि एक तो पेपर लीक से संबंधित कानून आपने बहुत कठोर बनाया, प्लस एक टेक्निकली हाई पावर्ड कमेटी आपने बनाई है जो कि सिफारिश देगी, उसके आधार पर अगले साल एग्जाम होगा। तो वो देखना है, लेकिन वो देखने के चक्कर में आप अलग अलग राज्यों में जब हो रहा है वहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है। केरला में इतना कुछ हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा है, झारखंड में कुछ हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है। पंजाब का आज ही मैं देख रहा था वीडियो, और उस समय तब भगवंत मान ने ये बताया था टेट वाले के बाद कि हमने पेपर में कुछ दिक्कत हुई थी तो हमने ये कार्रवाई कर दी। वहाँ पर आप कार्रवाई कर दिया तो ठीक, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान दोनों एक साथ। अब आपको नहीं सूट कर रहा, क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकली इस चीज़ को
कैश करना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत अच्छा है, वो बीजेपी भी उस काम को करती है कि जहां भी आपको मौका मिलेगा आप पॉलिटिकली ब्राउनी पॉइंट से स्कोर करोगे करने आएंगे, हाँ। लेकिन स्टूडेंट को अगर उनके माइंडसेट को पॉलिटिक्स में घुसाकर और फिर अपना उल्लू आप सीधा करेंगे तो वहां पे फिर मामला गड़बड़ होता है। और वहां सत्ता पक्ष के हिसाब से आप देखें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही रहेगी कि उन स्टूडेंट्स को आप एजुकेट करें कि और उनके एंगर को चैनलाइज करो, एड्रेस एक तो एंगर को बिल्कुल बिल्कुल उसमें तो कोई दो राय ही नहीं होना चाहिए, प्लस बाकी चीजें आप बताएं आप और उन्हें उनको भीड़ सुनें। तंत्र ना बनने दें, मतलब। और ऐसा नहीं था कि ये स्टूडेंट जो यहाँ पर थे यही नाराज थे, घरों में बैठे युवक ने भी इस इशू से अपने आप को जोड़ा था। तो उनको उनके अंदर असंतोष नहीं होना चाहिए, उनके लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करते रहिए, लेकिन भीड़ तंत्र को बढ़ाइएगा तो ऐसी तस्वीरें ही सामने आएंगी। बिल्कुल। अंकित और- शर्मा भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे ना, पढ़ लिखे एक हाँ, और सपना वो भी रहा होगा, जवान, पढ़ के ऑफिसर बना। बहुत यंग ऑफिसर थे, मतलब वो भी आप ही में से एक थे। बिल्कुल। बस वो काम कर रहे थे सरकार के लिए और एक तरह से दिल्ली को सेफगार्ड ही कर रहे थे ना, और कोई काम तो नहीं कर रहे और थे। आज भी जिन बच्चों ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पुलिस फैमिली के, वो भी तो जेन ज़ी। वो बच्चे क्या सोचेंगे कि हमें क्या बनना है, हमको पुलिस में जाना चाहिए। उनको तो दिखेगा ना कि मेरे पापा सब कुछ करके पढ़ लिख के आए और ये स्थिति हो रही है। इतना तो छोड़िए कि कानून न्याय भी उनको नहीं मिल रहा हो। सर, जेन ज़ी को जब ये ताहिर हुसैन का जो पूरा केस है, जाहिर सी बात है खबर चलेगी, पढ़ेंगे, दिखेगा कि भाई हमारे हम उम्र ही एक ये भी नौजवान था, तो कुछ समझ में आएगा कि भाई पुलिस सिस्टम देश को बचाने के लिए है। कई बार उनसे भी गलती होती है, उस पर सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन उसको इस कदर मत गन पॉइंट पे ले लो कि अगली बार वो देश की सुरक्षा करते वक्त भी 4 बार सोचे। ये समझ में आएगा उन्हें? हाँ, मतलब ये जरूर डिबेट का पॉइंट रहेगा, डिस्कशन का पॉइंट रहेगा और सोचने वाली बात ज़रूर रहेगी जेन ज़ी में, क्योंकि अगर दो कंपीटिंग नैरेटिव, वो भी दो कंपीटिंग नैरेटिव देख रहे हैं, कैंडिडेट एक विपक्ष का नैरेटिव देख रहे हैं कुछ पार्टीज़ का इसी मसले पर, और सरकार का नैरेटिव देख रहे हैं। मुझे हमेशा लगता है कि जेन ज़ी कहीं ना कहीं काफ़ी नेशनलिस्ट भी है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश या नेपाल, उनके पास ये भी एग्जाम्पल्स हैं भाई, वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वो भी मूवमेंट सोशल मीडिया पे हुए। यहाँ पर जैसे ही डिमांड्स मीट हुई उसी दिन उन लोगों ने, टू बी फेयर टू देम, विदाउट इवन कॉलिंग दिपके, या मे बी दिपके जिससे बात पहले ही हो गई होगी उनकी, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है, उसी दिन कर दिया। सरकार ने बोला भी कि इमीडिएट इफेक्ट, तो इमीडिएट इफेक्ट भी बोल दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये नैरेटिव है कि भाई उनको तड़पाया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, उनकी मांगों को दबाया जा रहा है, एक डिक्टेटरशिप है और एक नए साम्राज्य की ज़रूरत है जिसके लिए उनको ही कजल सब उठाना है, जो विपक्ष भी शायद ठेलने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो इनकी बातों में आ रहा है। चलिए, तो उम्मीद यही है कि हमारा जो जेन ज़ी है वो समझे, आवाज उठाना, सवाल करना आपका हक है, लेकिन आप भीड़ तंत्र और कुछ अराजक तत्वों को इस कदर हावी ना होने दीजिए कि ताहिर हुसैन जैसे लोग जो हैं वो इस तरह की हिमाकत कर सकें, हेकड़ी कर सकें, अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद भी इतने ब्रूटल किलिंग पर आप ये कहें कि मैच फिक्स था। तो ये भी आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। सर, आप सभी लोग चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और